वेलकम टू एपिसोड 11 ऑफ इन्फोटेनमेंट। आज का एपिसोड काफ़ी स्पॉन्टेनियस है और ऐसा इसलिए है क्योंकि एज वी स्पीक इंडिया और चाइना अभी एक राउंड टेबल मीटिंग में है। डोकलम के विवाद के ख़त्म होने के बाद चाइना ने कहा था कि वो लद्दाख से अपने आर्म्स हटा लेगा, पर उसने ऐसा किया नहीं। इस कारण से इंडियन आर्मी भी काफ़ी टेंस्ड है और वो भी एस्केलेट करना चाहती है, लेकिन इसको रोकने के लिए इंडिया और चाइना के बीच में एक मीटिंग चल रही है। चीन ने कुछ और भी किया है। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के अलावा ग्लोबल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की भी बात की। ये वही इनिशिएटिव है जो चाइना को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है और 68 कंट्रीज़ में चाइना के एक्सेस को बढ़ाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया और चाइना आपस में कौन कौन सी बाजी खेल रहे हैं और इस खेल में अब तक कौन आगे है। तो 2008 में एक चाइनीज़ फिल्म आई, उसका नाम था द वुल्फ वॉरियर। फिल्म में पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक ग्रुप है द वुल्फ वॉरियर, जो यूएस नेवी सील को हराकर चाइना की इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है। फिल्म पूरी तरह से चाइनीज़ नेशनलिज्म पे बेस्ड है। वैसे तो इस फिल्म की IMDb रेटिंग 5 है, लेकिन चाइना में ये फिल्म सुपर हिट हुई थी और इसकी खास वजह थी इसका अल्ट्रा पैट्रियोटिक थीम। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में चाइना की बहुत आलोचना हुई और चाइना के इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी इसका असर पड़ा। देश में अपनी पॉपुलैरिटी को बनाए रखने के लिए शी जिनपिंग ने एक खास तरह की पॉलिसी का इस्तेमाल किया है। एक्सपर्ट्स इसे वुल्फ वॉरियर पॉलिसी बोलते हैं। इस पॉलिसी की मदद से चाइना अपने स्ट्रॉन्गेस्ट नेबर्स जैसे कि इंडिया पे एग्रेशन दिखा के अपने देश में अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखना चाहती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि डोकलम एग्रेशन भी इसी पॉलिसी का एक नतीजा है। चाइना के वुल्फ वॉरियर बनने की चाह ने डोकलम के मुद्दे को इतना ज़्यादा उलझा दिया है कि भारत और चाइना 5वीं बार मीटिंग कर रहे हैं। हाल ही में चाइना ने ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग रखी, जिसमें उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बातचीत की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट इतना एम्बिशियस इसीलिए है क्योंकि ये चाइना को दुनिया के 68 कंट्रीज से जोड़ता है, जो कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया में फैले हुए हैं। इस प्रोजेक्ट पर चाइना ने इतने पैसे खर्च किए हैं कि इससे चाइना की सिर्फ इकोनॉमिक एक्सेस ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी उसका एक्सेस बढ़ जाएगा। ये प्रोजेक्ट इतना एम्बिशियस और इम्पॉर्टेंट है कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया समेत दुनिया के कई सारे देश इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। पर भारत और यूएस इस प्रोजेक्ट का विरोध करते आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने से चाइना की इकोनॉमिक लेवरेज दुनिया के 3 बड़े कॉन्टिनेंट्स में इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जितनी अब तक की किसी भी देश की नहीं रही है। इसके अलावा ये सिल्क रोड पाकिस्तान के उस हिस्से से गुजरता है जो वैसे तो पाकिस्तान अधिकृत है, पर भारत उस पर अपना हक मानता है। चाइना का ये न्यू सिल्क रोड उस पुराने सिल्क रोड के फुटप्रिंट पर बेस्ड है, जिसका इस्तेमाल अब से 2000 साल पहले अफ्रीका, यूरोप और एशिया के लोग किया करते थे। ये वही रोड है जिससे मार्को पोलो एशिया और भारत आए थे। भारत और चाइना के बीच हो रहे इस झगड़े का साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे कंट्रीज पर भी असर पड़ा है। भारत का नेपाल और श्रीलंका के साथ पहले ही विवाद हो चुका है। मिडिल ईस्ट के साथ भी हमारे रिश्ते पहले से ख़राब हुए हैं, जिसकी एक वजह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट माना जाता है। इस्लामिक देशों का यह मानना है कि मोदी सरकार की हिंदुत्ववादी नीतियाँ एंटी मुस्लिम हैं, जिसका वो कड़ा विरोध करते हैं। इस बात को लेकर इस्लामिक कंट्रीज़ ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी आपत्ति जताई है। कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि भारत बांग्लादेश रिलेशंस पर CAA का असर भी पड़ेगा। JNU प्रोफेसर संजय भारद्वाज का मानना है कि पिछले 10-12 सालों में भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस में बहुत ज़्यादा सुधार आई है। इसके अलावा पर्सनल लेवल पर भी शेख हसीना के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं। 1970 के दशक में शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की मौत के बाद
कोई भी शेख हसीना को पॉलिटिकल असाइलम नहीं देना चाहता था। ऐसे वक्त में इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को जर्मनी से न्यू दिल्ली बुलाया और उन्हें असाइलम दिया। बांग्लादेश ये भी जानता है कि अगर भारत नहीं होता तो 1971 में बांग्लादेश का जन्म भी नहीं हुआ होता। यही वजह है कि सीएए पर मतभेद और चीन के दबाव के बावजूद बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा है। चाइना के वुल्फ वॉरियर पॉलिसी का जवाब देने के लिए भारत ने भी एशिया में अपना प्रभाव फैलाया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत ने अपने नेबर्स को हेल्थ केयर से जुड़ी कई सारी मदद पहुंचाई है। अपनी उदार विदेश नीति के चलते नेपाल के साथ विवाद होने के बावजूद भारत ने नेपाल की कोरोना वायरस से लड़ने में मदद की है। रफाले के भारत आने से भी चीन नाखुश है और आर्म्स एग्रेशन इसी का एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि चाइना की वुल्फ वॉरियर पॉलिसी का असर सिर्फ भारत पर ही पड़ रहा है। रशिया और यूएस भी चाइना की इस पॉलिसी से परेशान है। रशिया, भूटान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ भी चाइना के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। लेकिन भारत के खिलाफ चाइनीज एग्रेशन चाइना में काफ़ी पॉपुलर है और इससे शी जिनपिंग की सरकार को फ़ायदा पहुंचेगा। भारत और चीन के बीच ये अब तक की 5वीं बातचीत है, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। सोचने वाली बात यह है कि चाइना की वुल्फ वॉरियर पॉलिसी भारत के लिए आगे क्या मुसीबतें लाएंगी। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, टाइगर और ड्रैगन की लड़ाई में कौन जीतेगा? नीचे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।